प्रसन्नता है कि भाई सौदान सिंह शाक्य और उनकी पूरी टीम और जिले के, मंडल के, प्रदेश के जितने पदाधिकारी हमारे बरेली मंडल के हैं और हमारे तमाम पुराने साथी गण, उन लोगों के सहयोग से इतना बड़ा हुजूम हम लोगों के सामने आज उपस्थित है और एक अच्छी शुरुआत हो रही है। हम लोग बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। इसके बाद आपके अंदर अगर कोई शंका है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप उस जिज्ञासा को भी रख सकते हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं, आपके उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। पार्टी की रीत में, नीति में, मिशन में, विजन में यदि कोई आप परिवर्तन संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। और निश्चित रूप से आज आप जब पूरी बात सुनेंगे तो आप निश्चित रूप से मुतमईन होंगे, आश्वस्त होंगे और आपको ये यकीन हो जाएगा कि हमको सम्यक पार्टी के साथ चलना है और इसी में हमारा भविष्य है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। अभी भाई रामपाल शास्त्री जी ने बड़े विस्तार से आपको पार्टी के बारे में बताया, उसका परिचय दिया। मैं विस्तार से आपको इसके बारे में चर्चा करूंगा। मैं पहले इसलिए बोल रहा हूं कि जब एक बात जो कहनी है, यहाँ जो संदेश आपके बीच जाना है, वह संदेश स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद बाकी हमारे कुछ पदाधिकारी नए हैं, शायद आज पहली बार वो पार्टी के बारे में सुन रहे हैं या पहले पार्टी के बारे में किताब के माध्यम से पढ़ भी चुके हैं। पार्टी की एक पुस्तक यहाँ मंच पर रखी हुई है, मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। और पार्टी हमारी अभी शुरुआती दौर में है, बहुत गरीब पार्टी है। बड़े मुश्किल से हम लोग धन जुटा करके पार्टी की गतिविधियों को चला रहे हैं और उसी मुश्किलात में ये पुस्तक भी छपी है। तो पुस्तक ले जा करके कृपा करके आप भी पढ़िएगा, अपने साथियों को, दोस्तों को पढ़ाइएगा। और मैं समझता हूँ कि अगर ये पुस्तक ही आप पूरी पढ़ लिए और कई बार पढ़ लिए तो आप शायद वर्तमान भारतीय राजनीति का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका कि आप जवाब न दे सके। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। ये टेक्स्ट बुक के रूप में लिखी गई है, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इस पर विचार करिएगा, मनन करिएगा, चिंतन करिएगा। और निश्चित रूप से अब मैं तो आपके परिवार का हूँ, आपके घर का हूँ। मैं एक ढंग से, मेरा एक घर बरेली भी हो गया है, तो हम तो आपके बीच के हैं। जब भी आप चाहें मुझसे फोन से या घर आते हैं तो आप हमसे बात करते रहिए, मिलते रहिए, जुड़ते रहिए। जो आपका सुझाव हो उस सुझाव को भी रखिए। और अभी पार्टी चूंकि गठन के स्तर पर है तो आपको जो भी इसमें पद लेना हो, कई लोगों से बात होती है तो कहते हैं साहब हम तो बिना पद के काम करेंगे। ये तो बात समझ में आती है कि आप कर सकते हैं, लेकिन अगर पद ले लेंगे तो थोड़ा मेरा भी सीना चौड़ा हो जाएगा और आपका भी उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा कि हमें यह काम तो करना ही करना है। मित्रों, पहले मैं चंद प्रश्नों से अपनी बात शुरू करूंगा। क्या आज पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में या जहां आप रह रहे हैं, क्या आम जनता के बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे हैं? इस प्रश्न का जवाब हाँ में है या नहीं में? नहीं है। क्या हर घर में एक दो बेरोजगार नहीं है? क्या हमारा सामाजिक ताना बाना आज टूट नहीं रहा है? टूट रहा है। आज जात जात के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, तमाम प्रश्नों पर हमको लड़ाया जा रहा है, तमाम प्रश्नों पर उलझाया जा रहा है। और
देश की प्रमुख समस्या क्या है। सबसे पहले हम आदमी की जिंदगी से ही अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले बच्चा पेट में आता है। तो बच्चा पेट में आता है तो बच्चा स्वस्थ कब पैदा होगा, जब उसके माता जी को खाना पीना अच्छा मिले और पूरे 9 महीने तक अच्छी चिकित्सा मिले, और बच्चा जब पैदा होने को हो तो अस्पताल में वो सकुशल पैदा हो जाए, बच्चा सुरक्षित रहे। तो जिंदगी की पैदा होते ही सबसे बड़ी आवश्यकता क्या हुई? सबसे बड़ी आवश्यकता हुई कि हमें बढ़िया चिकित्सीय व्यवस्था, बढ़िया अस्पताल, बढ़िया हमारे चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन शायद आपको पता होगा कि दुनिया में हमारा भारतवर्ष बहुत नीचे है। यहाँ 1000 में तमाम माएँ बच्चा पैदा होते समय ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अस्पताल में डिलीवरी की सुविधाएं नहीं है, उनको जितना पोषण मिलना चाहिए पोषण नहीं मिल पाता, और जब बच्चा पैदा हो गया तो उसमें पैदा होते ही तमाम बच्चे हमारे चिकित्सा के अभाव में या तमाम ऐसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें चिकित्सा चाहिए, और बच्चा बड़ा हो गया तो फिर क्या चाहिए भाई, 5-6 साल का उसको शिक्षा चाहिए। शिक्षा के बाद जब पूरी शिक्षा प्राप्त कर लिया तब क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार सरकारी भी हो सकता है और रोजगार गैर सरकारी भी हो सकता है। इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं, यानी 18 साल से लेकर 60 साल की उम्र के बीच के 40 करोड़ इस देश में ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार चाहिए। और इस देश में सरकारी नौकरियां 2 करोड़ है, और वो भी केंद्र की सरकार हर महीने एक नौकरी खा जाती है। हर महीने एक नौकरी खा जाती है, कोई न कोई कंपनी बेच दे रही है, किसी न किसी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कहीं तेल कंपनियों का हो रहा है, कहीं रेलवे का हो रहा है, कहीं हवाई जहाज का हो रहा है, कहीं हमारे लोहा बनाने वाली कंपनियों का हो रहा है। हमारे देश के टैक्स से, हमारे खून पसीने से जो ये संसाधन बने हुए थे, आज उन संसाधनों को केंद्र सरकार कौड़ियों के दाम बेच रही है। तो अब सरकारी नौकरियां अगर 2 करोड़ थी तो कितनी हो जाएंगी? मुश्किल से 1 करोड़ पूरे देश में, यानी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की मिलाकर। तो बाकी 39 करोड़ को तो रोजगार चाहिए, लेकिन उनको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना नहीं है। तो जब 39 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, ज्ञान की, टेक्नोलॉजी की, ITI ज्यादा खुले, पॉलिटेक्निक ज्यादा खुले, इंजीनियरिंग ज्यादा खुले, मेडिकल कॉलेज ज्यादा खुले, पैरामेडिकल कॉलेजेस खुले, कृषि के क्षेत्र में निवेश आए, कृषि के क्षेत्र में पशुपालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, मधुमक्खी पालन है, फ्लोरिकल्चर है, तमाम तरह के इन रोजगार के सृजन के लिए ज्ञान जरूरी है। और ज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान और टेक्नोलॉजी कैसे आएगा? ज्ञान और टेक्नोलॉजी शिक्षा के माध्यम से आएगा। और शिक्षा को आप 100 में कई नंबर देंगे? हमारे देश की शिक्षा को 100 में कितने नंबर देंगे? बताइए भाई, पंचो बताइए ना, कितने नंबर देंगे? आप रामकरण जी बताइए, कई नंबर देंगे? 30 नंबर। और बताए भाई? 5 नंबर। और बताए भाई? अरे बोलिए ना, बोलिए, खुलकर बोलिए। 7%। तो अब आप ये देख लीजिए, शिक्षा का ये हाल है। जब ये शिक्षा का हाल है तो हमारे जो देश का निर्माण कैसे होता है, राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है? हम बहुत राष्ट्र चिल्ला रहे हैं, हम बहुत राष्ट्रवादी हैं। आज जो केंद्र में सरकार है और प्रदेश में सरकार है, ये तो बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। और राष्ट्र पता नहीं किस चिड़िया का नाम है, किसको मजबूत कर रहे हैं पता ही नहीं है। राष्ट्र क्या है? हम बताते हैं राष्ट्र क्या है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्र क्या है।
राष्ट्र न हिमालय है, न गंगा है, न गाय है, न सुअर है, न बकरी है, न रेगिस्तान है। राष्ट्र क्या है? हम सब देश के निवासी मिलकर के राष्ट्र है। इस देश में गाय भी हो, गंगा भी हो, सुअर भी हो, बकरी भी हो, कावेरी भी हो, विंध्याचल भी हो, राम भी हो, कृष्ण भी हो। अगर हम ही न हो तो क्या राष्ट्र बनेगा? क्यों भाई बताइए, बनेगा क्या राष्ट्र? तो और कुछ भी न हो, रेगिस्तान हो, लेकिन अगर वहां इंसान है तो राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र की सबसे बड़ी इकाई क्या है? इंसान है। तो अगर राष्ट्र मजबूत कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या मजबूत करना चाहिए? इंसान को मजबूत करना चाहिए। और हमारा इंसान देश का कब मजबूत होगा? जब उसकी शिक्षा मजबूत होगी। और आज पूरे देश में शिक्षा में ही भांग घोल दिया गया है और आज गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। और ये कुछ जो चंद प्राइवेट स्कूल खुले हुए हम जैसे लोगों ने खोला है, तो ये मेरा काम नहीं है, शिक्षा देना सरकार का काम है। आज अमेरिका, जिसको पूंजीवाद देश कहा जाता है, पूंजीवादी देश है। तमाम यूरोपियन कंट्री के पूंजीवादी देश हैं। जापान पूंजीवादी देश है, दक्षिण कोरिया पूंजीवादी देश है। तमाम ऐसे देश हैं, और चाइना भी जो वामपंथी देश है। तमाम पूंजीवादी देशों में इंटर तक की शिक्षा पूरे देश में एक जैसी है और एक जैसी गुणवत्ता की है। हम लोग नारा देते हैं, वन नेशन वन एजुकेशन। सब बच्चों को एक समान शिक्षा मिले, सस्ती शिक्षा मिले। लेकिन महाराज, ये शिक्षा देगा कौन? आप किससे मांग रहे हैं? जिससे मांग रहे हैं वही तो चाहते हैं कि इस 85% को, 90% को शिक्षा न मिले, और आप उन्हीं से शिक्षा की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये उम्मीद कभी पूरी नहीं होगी। इसी ढंग से रोजगार की स्थिति है। मित्रों, इस देश में मैं बता दूं, लगभग 15 से लेकर के 20% तक इस देश में सामंतों की, मनवादियों की, और जो तथाकथित उच्च वर्गीय लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व है। अगर 15% भी मान लिया जाए तो 20-22 करोड़ हो गए इस देश में। और देश चलाने के लिए 20-22 करोड़ पर्याप्त है, आपकी जरूरत नहीं है। रसिया इतना बड़ा देश है, उसकी आबादी, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं कितनी है, 17 करोड़ है। और वह 17 करोड़ आबादी वाला देश आज विश्व में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ताकतवर देश है। और आज देखिए, यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, सब हाय हाय कर रहे हैं, और उनके यहाँ बेटी बम फोड़ते चला जा रहा है। तो आप इस मुगालते में न रहें कि आप नहीं रहेंगे तो देश नहीं चलेगा। यही 22 करोड़ लोग यही शिक्षा पाएंगे, यही रोजगार पाएंगे, यही इस देश की विधानसभा में, इसी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, जुडिशरी में, यूनिवर्सिटी में, ये लोग सब जगह जाएंगे और आपकी कहीं कोई जरूरत नहीं होगी। और धीरे धीरे इसी प्रकार की व्यवस्था इस देश में बनाई जा रही है। ये आप लोग देख रहे हैं आंखों से, और हम आंखों से देख रहे हैं, हम पेपर में पढ़ भी रहे हैं, हम महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए कोई अगर रास्ता न ढूंढे, कोई हम तरकीब न ढूंढे कि इस व्यथा से, इस चीज से कैसे उभरेंगे, तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। मित्रों, हमारा शिक्षा गड़बड़, हमारी चिकित्सा गड़बड़, हमारा रोजगार गड़बड़, और सामाजिक तानों पर आ जाएगी। अभी ये पूरा देश है। अभी मैंने बताया कि राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र किसी देश के निवासियों को मिला करके उनका समूह है, बाकी तो एक भूभाग में होंगे। हम यहाँ कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम्हारे ऊपर अगर कष्ट होगा तो हम गर्दन कटा देंगे, कटाना भी चाहिए। अगर कोई विदेशी आक्रमण हो रहा है तो हमें सबको
गर्दन कटाना भी चाहिए और हम लोग गर्दन कटाते भी आ रहे हैं। इतने लोगों की गर्दनें कट गई, लेकिन क्या डेली गर्दन कटाने की जरूरत है भाई? डेली राष्ट्र प्रेमी बनने के लिए क्या गर्दन कटाने की जरूरत है? क्या मंच से पाकिस्तान को गाली देने की जरूरत है? क्या हम सिर्फ राष्ट्र चिल्ला करके राष्ट्रवादी बन जाएंगे? अगर हम राष्ट्रवादी बनेंगे तभी बनेंगे जब इस देश के निवासियों के कल्याण, उनके सुख, उनके समृद्धि, उनके शिक्षा, उनके चिकित्सा, उनके रोजगार और उनके सामाजिक संबंधों के ताने बाने को बेहतर और सुखमय बनाने का हम कार्य करेंगे, तब हम राष्ट्रवादी बनेंगे। बाकी सब फर्जी राष्ट्रवाद है और हम भी उसी चक्कर में फंस जाते हैं। हम भूखे हैं, हम दंगे हैं, हम अशिक्षित हैं, हम गरीब हैं, हम चिकित्सा नहीं करा पा रहे हैं। आज गांव में गंभीर रूप से कोई बीमार हो जाए तो उसका घर द्वार बिक रहा है कि नहीं? दो ही विकल्प है, या तो खुदा को प्यारा हो जाए या उसका घर द्वार बिक जाए। तीसरा कोई विकल्प है भाई? बहुत कम विकल्प है। इसी ढंग से अगर आज पूरे देश में, जैसा मैंने बताया कि भारत बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी होने जा रही है देश की। यहाँ बौद्ध भी है, जैन भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, पारसी भी है और हिंदू भी है। यहाँ राम भी है, कृष्ण भी है, जैन भी है, भगवान बुद्ध भी है, गुरु नानक भी है, यहाँ सूफी संत भी है। यहाँ सभी धर्मों का एक जमावड़ा है। विभिन्न रंग रूप के लोग हैं, विभिन्न कटकाठी के लोग हैं, विभिन्न नस्लों के लोग हैं। यह देश एक रूपता का देश नहीं है, यह विविधता का देश है। यहाँ वेशभूषा, भाषा, संस्कार, सोच, दर्शन सब में विविधता है, लेकिन इस विविधता के बीच हम मिलजुल करके रहते हैं। यही भारतीयता, यही राष्ट्रवाद है और यही भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। अगर हम मिलजुल करके नहीं रहते हैं तो हमारी भारतीयता, हमारा भारतीय राष्ट्रवाद, हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बेकार की चीज है। मिलजुल करके रहने की बात ही भारतीयता, और हम सदियों से मिलजुल करके रहते रहे और मिलजुल करके आगे रहेंगे। और मिलजुल करके रहने की बात सभी करते हैं कि भाई विविधता में एकता इस देश की विशेषता, विविधता में एकता देश की विशेषता। तो अगर विविधता में एकता है, हम सारे देश के निवासी रह रहे हैं, इस देश में एक ही धर्म को, एक ही पोथी पत्रा को, एक ही देवी देवता को कैसे राष्ट्रीय देवी देवता माना जा सकता है? राष्ट्र सबसे मिलकर बनता है ना। राष्ट्र अगर राम है, राष्ट्र अगर कृष्ण है, तो राष्ट्र गुरु नानक भी है, राष्ट्र सूफी संत भी है, राष्ट्र यहाँ के जरदुष्ट भी है, राष्ट्र यहाँ के क्रिश्चियन जो संत हैं वो भी है। सब मिलाकर राष्ट्र बनता है। राष्ट्र किसी एक देवी देवता से, एक पोथी पत्रा से, एक पंथ से, एक धर्म से नहीं बनता भारत राष्ट्र। और यही भारत की राष्ट्रीयता। आज यह भी ताना बाना पूरे देश में तोड़ा जा रहा है, तो बहुत एक खराब स्थिति है। आए दिन दलित, पिछड़े, आदिवासियों का, हमारे अल्पसंख्यक बंधुओं का किसी न किसी नाम पर उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है। और उस शोषण के लिए बड़े बड़े तर्क गढ़े जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें गढ़ी जा रही, बड़ा बड़ा माहौल गढ़ा जा रहा है। तो हम लोगों को एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। पहला रास्ता तो ये हुआ कि हम रुदन करते रहे और रोते रोते एक महाभारत लिख जाए। बहुत लोगों ने कविताएं लिखी हैं, बहुत लोगों ने उपन्यास लिखे हैं, बहुत लोग रात दिन हमारे बुद्धिजीवी मनवाद के विरुद्ध, सवर्णवाद के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, उत्पीड़न के विरुद्ध, अंधविश्वास के विरुद्ध, पता नहीं काहे के विरुद्ध घंटों भाषण देते रहते हैं। और व्हाट्सएप पर आप देखिए कितना मैसेज इधर से उधर, उधर से इधर तैरता रहता है। लेकिन क्या इन भाषणों से, क्या इन प्रवचनों से, क्या इस रुदन से हम अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे भाई? क्या हम बैठे सब लोग सामूहिक रोना शुरू कर दें
तो क्या हमें शिक्षा मिल जाएगी? हम सारे देश के लोग बैठ करके रोना शुरू करें, रोते ही रहे, तो क्या हमें चिकित्सा मिल जाएगी? क्या हमें रोजगार मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। आज इस देश में लोकतंत्र है, सारी चीजों को तय करता है शासन सत्ता। ये मित्रों, मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, हमारे बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग हैं और सामाजिक संगठन होना भी चाहिए। किसी एक उद्देश्य के लिए संगठन बनाना बुरी बात नहीं है और वो जरूरत भी है। जैसे हमें स्कूल चलाना है, हमने एक सोसाइटी बना ली। किसी को गरीब लोगों को वस्त्र बांटना है, उन्होंने एक सोसाइटी बना ली। किसी को भाई हर घर में कुछ दवाएं अनयूज्ड अप्रयुक्त रह जाती हैं, बची रह जाती हैं, तो कुछ लोग ऐसा भी सोसाइटी बनाए कि घर घर जाकर के भाई डब्बे में दवाई इकट्ठा कर लाए और अस्पताल में ले जाकर जरूरतमंदों को देंगे। इसके लिए सभा सोसाइटी जरूरी है। लेकिन इन चीजों से आपको सत्ता हासिल नहीं होगी। सत्ता हासिल तब होगी जब आप कोई राजनीतिक दल बनाएंगे और आपकी जो समस्याएं हैं, ये समस्या बताइए भाई हमने पैदा किया, ये समस्या भाई सौदान सिंह जी ने पैदा किया, ये समस्या क्या बरेली के लोगों ने पैदा किया, ये समस्या क्या उत्तर प्रदेश के लोगों ने पैदा किया, ये समस्या क्या हिंदू ने पैदा किया, ये समस्या क्या बौद्ध ने पैदा किया, ये समस्या क्या हमारे सिख भाई पैदा कर दिया, मुस्लिम भाई पैदा कर दिया, ईसाई भाई पैदा कर दिए। इस समस्या को किसने पैदा कर दिया? इस देश में न बुद्धि की कमी है, न संसाधन की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो शासन सत्ता की नीति और नियति में। शासन सत्ता नहीं चाहती कि आपको सबको इस देश में शिक्षा मिल जाए। शिक्षा मिल जाए तो आप मुखर होंगे, शिक्षा मिल जाएगी तो आप भागीदारी मांगोगे, शिक्षा मिल जाएगी तो आप सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, तो राजनीति की ओर बढ़ेंगे, राजनीतिक भागीदारी चाहेंगे और जो वर्तमान शासन सत्ता है वो आपको भागीदारी नहीं देना चाहता। और भागीदारी का सिर्फ अर्थ नहीं हुआ मित्रों, भागीदारी का यह अर्थ नहीं हुआ कि आप एमपी बन गए, एमएलए बन गए या कठपुतली टाइप के मंत्री भी बन गए। भागीदारी का अर्थ होता है कि आप सामूहिक रूप से हम लोग मिल करके इस देश का तंत्र चलाएं। जैसा मैंने अभी कहा कि ये जो सारी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं की जड़ सत्ता है। क्योंकि हमारे लोग की कभी कभी गाँव में भी चर्चा होती है कि अरे साहब जो लड़का पढ़ना चाहेगा पढ़ लेगा। एक आध उदाहरण भी प्रस्तुत कर देते हैं कि फलाने का लड़का पढ़ने में बहुत तेज था, देखो कैसे कैसे कष्ट सह करके वो आज अमेरिका में बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। एक दो उदाहरण से तो पूरा देश नहीं चलेगा ना। आप तमाम ऐसे क्षेत्र है, हमारे तमाम ऐसे विद्यालय हैं, गरीब लोग हैं जहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वहाँ बच्चा कैसे पढ़ेगा भाई, कैसे पढ़ेगा? और हम अरबों खरबों फूके चले जा रहे हैं। आज आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार का बजट कितने का है? किसी को पता है? उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 6.5 लाख करोड़ का है। कितने का है? हाँ, याद रहना चाहिए आप लोगों। और केंद्र सरकार का बजट कितना है? केंद्र सरकार का कितना बजट है भाई? 30 लाख करोड़ का बजट है। कितने का? 30 लाख करोड़ का। और गांव वाला समझाता है कि भाई अरे सब मिल करके एक स्कूल खोल। कहां से स्कूल खोल देंगे भाई? 1 लाख करोड़ शिक्षा पर उत्तर प्रदेश सरकार खर्च कर रही है। कहां से हम लोग 1 लाख करोड़ खर्च कर लेंगे भाई? कहां से हम लोग अपनी निजी शिक्षा की, निजी चिकित्सा की व्यवस्था कर लेंगे? और जब तक पढ़ाई नहीं होगी तब तक बेरोजगारी भी इस देश की दूर नहीं होगी। बातें और तमाम है। बैंकों की दशा सुधारनी पड़ेगी, हमें सस्ते में ऋण मिल जाए, हमें उद्योग धंधे का हुनर सिखाया जाए। ये शिक्षा के माध्यम से आएगा और पैसा मिल जाए तो हमारे तमाम लड़के रोजगार में जाने लगे और पढ़ाई लिखाई से एक बेहतर मानव संसाधन बनता है। लेकिन वो नहीं बन पा रहा। और
हम तमाम सामाजिक संगठन इसी में लगे रहते हैं कि अरे साहब आदमी ठान ले तो हो जाए। अरे भाई ठान लेने से कैसे हो जाएगा? तमाम हम लोगों के बीच प्रतिभाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं, लेकिन शिक्षा के अभाव में वो बच्चे पढ़ नहीं पाए। जब पढ़ ही नहीं पाए, प्राइमरी नहीं पास हुए तो जूनियर में कैसे जाएंगे, फिर इंटर में कैसे जाएंगे, फिर आगे कैसे जाएंगे? बहुत बड़े बड़े दिमाग वाले हैं, बहुत अच्छा आईक्यू है बच्चे का, लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो देश में सबके शिक्षा की, सबके चिकित्सा की, सबके रोजगार की और एक बेहतर ताना बाना बने, इसके लिए जरूरी है कि हम शोषित समाज के लोग, हम 90% लोग, हम 85% लोग, हम दलित पिछड़े अल्पसंख्यक आदिवासी समाज के लोग आगे आए और इस देश की सत्ता को हथियाएं और सत्ता चलाकर जैसी शिक्षा चाहें, जैसी चिकित्सा चाहें, जैसा रोजगार चाहें, जैसा सामाजिक ताना बाना चाहें, वैसा ताना बाना बने। ये आपको खुद आगे आना पड़ेगा। और ये दुर्भाग्य है, ये लोकतंत्र है भाई, ये लोकतंत्र है ना, इस लोकतंत्र को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। भाई लोकतंत्र आम जनता से चलेगा ना। लोकतंत्र में अब राजा के पेट से तो रानी के पेट से तो कोई राजा पैदा नहीं होगा, अब राजघराने में तो कोई राजकुमार पैदा नहीं होगा। अब तो आपको लोकतांत्रिक ढंग से पार्टी बना करके राजनीतिक दल के माध्यम से ही आप सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग हमारे भी हैं कि कभी कभी मौर्य युग की वापसी लाना चाहते हैं, यानी अशोक राज आएगा, भाई अशोक राज आएगा तो उसकी विचारधारा पर आएगा ना, आप विचारधारा पकड़िए। लेकिन अब चंद्रगुप्त की बात तलवार लेकर तो नहीं राजा बन जाएंगे ना। अब तो ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी जात बिरादरी धर्म कम्युनिटी ऐसी नहीं है इस देश में जो अपने बलबूते राजनीति को खड़ा कर ले। हम लोग मुकाबले में, हम लोगों ने क्या किया, पहले तो स्वतंत्रता के बाद सारे लोग कांग्रेसियों के साथ लगे रहे। हमारे बाप दादा सभी टोपी लगाए, अंग्रेजों को भगाते रहे, और जब अंग्रेज भाग गए तो हमारे देसी अंग्रेज बैठ गए। और उस समय आपको शायद पता होगा कि 47 से 52 तक सारे गवर्नर, सारे वाइस चांसलर, सारे प्रोफेसर, सारे टीचर, सारे आईएएस, सारे आईपीएस मनमाने ढंग से सरकार ने नियुक्त कर दिया। कोई प्रोसीजर नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, खाली मैदान था, सबको उन्होंने नियुक्त कर दिया। और एक बार जब नियुक्त हो गए तो ऐसा चक्र चला कि दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक सब धीरे धीरे गायब होते गए। और अंग्रेज साहब बहादुर शायद न आए होते तो आज हम मंच पर भाषण न देते होते और आप सामने बैठ करके बढ़िया पैंट और शर्ट पहनकर कुर्सी पर भाषण न सुन रहे हो। अंग्रेज साहब बहादुर आए थे, उन्होंने एक सार्वजनिक शिक्षा की शुरुआत की थी, तमाम लोग हम लोगों के बीच पढ़ लिख लिए। और यही पढ़े लिखे लोगों को जब महसूस हुआ कि कांग्रेस इस देश में साम्यवाद को, सामंतवाद को राजनीति में पनपा रही है और ये पार्टी भले कभी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़े हों, सारे देशवासियों का प्रतिनिधित्व किया हो, लेकिन सत्ता में 1952 के चुनाव के बाद से ये इस देश में सामंतों, सवर्णों, जमींदारों, राजाओं, महाराजाओं, स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेस की ये जो सवर्णवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी राजनीति थी, इस राजनीति के विरुद्ध समाजवादी आंदोलन और तमाम दलित पिछड़ों का जगह जगह आंदोलन चला। और इसमें लोहिया जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की और उनका मूल नारा था कि जो कांग्रेस आज सवर्णवाद, सामंतवाद फैला रही है, जो वंशवाद, परिवारवाद का प्रतीक बन गई है, ऐसे पार्टी को इस देश में हटा करके हम लोगों को, दलित पिछड़ों को राजनीतिक सत्ता में लाना होगा। और पूरे देश में समाजवादी आंदोलन चला, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि यह समाजवादी आंदोलन बिखर गया। अब बिखर इसलिए गया कि हम लोग एक साथ काम करने का शऊर नहीं सीख पाए, एक साथ काम करने का शऊर नहीं सीख पाए।
ये दलित पिछड़े अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज में सबसे बड़ी कमी है कि हम किसी को किसी से कम नहीं समझते। हम छोटे बड़े का मान सम्मान, और भाई जो थोड़ा सा बुद्धि में आगे हैं, जो सामाजिक जागरूकता फैला रहे हैं, जो आगे हैं, थोड़ा भाई उनको माने कि भाई वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सम्मान दें। और उनका भी दायित्व है कि अपने नीचे वालों को कायदे से लेकर चले। एक जो आपस में सद्भाव और आपस में प्रेम मोहब्बत सम्मान का जो वातावरण है, ये इस शोषित समाज के बीच नहीं है, और इसी के कारण पूरा समाजवादी आंदोलन बिखर गया। इसके बाद समाजवादी आंदोलन बिखरने का एक कारण और था कि बाबू जगदेव प्रसाद जी ने जब देखा कि समाजवादियों ने बात तो कही थी कि पिछड़े पावे 100 में 60, यानी पिछड़ों को 100 में 60 मिलना चाहिए, लेकिन जब सरकार बन रही है तो 100 में 100 सब सवर्ण ही डाल दे रहे हैं और बाकी अन्य लोगों को मात्र नाम मात्र को दे रहे हैं। तो बाबू जगदेव प्रसाद जी ने एक नई शुरुआत की, और उन्होंने नई शुरुआत ये की कि सारे पिछड़ों को मिला करके, पिछड़ा माने पिछड़ा ही नहीं, पिछड़े में दलित आदिवासी अल्पसंख्यक सभी आ गए, सारे जो राजनीतिक रूप से वंचित जमात के लोग हैं उनको मिला करके इस देश में एक पार्टी बनाई जाए। अब समस्याएं हैं, समस्या का समाधान सत्ता से हो सकता है। सत्ता सिर्फ आप लोकतंत्र में राजनीतिक दल के माध्यम से ही पा सकते हैं, और कोई रास्ता हो सत्ता पाने का तो कोई बताए। तमाम लोग अरे साहब राजनीतिक जागरूकता नहीं है, अरे साहब समझ नहीं है, अरे साहब समाज सो रहा है। न कोई सो रहा है, न कोई अफीम पिए हुए है, सबके अंदर राजनीतिक जागरूकता है। लेकिन आप ये बताइए कि पूरे देश में आज जिनसे समस्या है उनके विरुद्ध खड़ा होने के लिए कोई पूरे देश में कोई दल है क्या? कोई दल है भाई? पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर का शोषित समाज का कोई दल है? कोई दल नहीं है। और ये दल बन क्यों नहीं पाया? ये दल इसीलिए नहीं बन पाया कि हम बाबू जगदेव प्रसाद जी की बात भूल गए। बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था कि अगर हम लोग इस देश में दल बनाना चाहते हैं तो हमें लोकतांत्रिक पार्टी बनानी पड़ेगी। कैसी पार्टी बनानी पड़ेगी? लोकतांत्रिक पार्टी बनानी पड़ेगी। और लोकतांत्रिक पार्टी का सीधा सा अर्थ हुआ, और कोई अर्थ नहीं है, सीधा सा अर्थ हुआ कि उस पार्टी में एक व्यक्ति का, एक परिवार का, एक जाति का, एक क्षेत्र का और एक धर्म संप्रदाय के लोग का वर्चस्व न हो, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते रहे। भाई लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में सामूहिक सब बैठे एक दल बनाए, और सामूहिक दल कब बनेगा? जैसा मैंने कहा ये बहुत बड़ा देश है, और अगर 85% 90% लोगों को भी दे दीजिए जिनको बहुसंख्यक समाज हम कहते हैं, तो इसमें 6000 जातियां तो बैकवर्ड में है, 3500 जातियां शेड्यूल, अल्पसंख्यकों में भी उच्च मुस्लिम, निम्न मुस्लिम तमाम जातियां हैं, और धर्म के नाम पर भी तमाम ये बटा हुआ हमारा समाज है। तो क्या एक व्यक्ति से पूरे देश की राजनीति हम खड़ा कर सकते हैं? यही गलती हुई जो दलित पिछड़ों की राजनीति ने किया, और उस गलती को आज भी हम सुधारने को तैयार नहीं है। मेरा ये कहना है कि कहीं न कहीं इसकी शुरुआत करिए, आप उसकी बात शुरू करिए, और हम लोगों के बीच से आज अगर आपको केंद्र की सत्ता प्राप्त करनी है तो क्या क्षेत्रीय दलों से आप केंद्र की सत्ता प्राप्त कर लेंगे? क्षेत्रीय दलों से आप थोड़ा आप क्षेत्रीय दलों से केंद्र की सत्ता पर कभी नहीं पहुंच सकते। अगर आपको केंद्र की सत्ता पर पहुंचना है तो आपको राष्ट्रीय स्तर का दल बनाना पड़ेगा। और ये देश बहुत बड़ा है, विविधता का देश है, जैसा मैंने कहा, इस पर बहुत मैं बात रख चुका। ये देश एक व्यक्ति से नहीं चल सकता। इतना बड़ा क्रांतिकारी हो ये लोकतंत्र है। अब चाहे बाबा साहब उतर आए, चाहे गांधी जी उतर आए, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद उतर आए, चाहे बाबा साहब उतर आए, कोई उतर आए, एक व्यक्ति के नेतृत्व में राजनीति नहीं खड़ी हो सकती। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। और न एक जाति के नेतृत्व में राजनीति खड़ी हो सकती है, न एक परिवार के,
नेतृत्व में, और यही गलती हम दलित पिछड़े समाज के लोगों ने किया। और आज तक जो भी पार्टी बना ली है, जिन्होंने भी पार्टी बनाई, समाजवाद के नाम पर बनाई, बहुजनवाद के नाम पर बनाई, शोषित के नाम पर बनाई, पिछड़े के नाम पर बनाई, कोई कुर्मी समाज के नाम पर बनाया, कोई कुशवाहा समाज के नाम पर बनाया, कोई निषाद समाज के नाम पर बनाया, कोई धर्म के नाम पर बनाया। जिन लोगों ने भी पार्टी बनाई वो पार्टी में आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और इसके बाद रामलाल रहे, फिर 5 साल बाद रामलाल रहे, फिर 5 साल बाद रामलाल रहे, फिर रामलाल स्वर्ग सिधार गए तो रामलाल का लड़का बिहारी लाल लग गया। तो ऐसे पार्टी चलेगी क्या भाई? रामलाल बिहारी लाल की पार्टी से ऐसे नहीं चलेगी। और असली ताकत इस देश में केंद्र में है। जब तक आप केंद्र की सत्ता पर नहीं पहुंचेंगे, आप न अपनी शिक्षा सुधार पाएंगे, न अपना चिकित्सा सुधार पाएंगे, न रोजगार सुधार कर पाएंगे, न अपना खाना बना सुधार कर पाएंगे, न आप समता पा पाएंगे, न आप न्याय की व्यवस्था कर पाएंगे। आज हमारे बुद्धिजीवी बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, अरे साहब देखिए उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में दलित पिछड़े अल्पसंख्यक आदिवासी कहीं नहीं है, विश्वविद्यालयों में कहीं नहीं है। अरे नहीं है, क्या कर दोगे भाई? नहीं है, नहीं है तो नहीं है। और हम कटोरा लेकर के, एक रेलवे का बैगन जिसमें माल होते हैं, इतना बड़ा बैगन लेकर के, और कन्याकुमारी से चले और जम्मू कश्मीर तक बैगन कहलाते हुए जाए, सब पीछे पीछे दे दो भाई, दे दो भाई, शिक्षा दे दो भाई, रोजगार दे दो भाई, चिकित्सा दे दो भाई। तो क्या कोई दे देगा? क्या दे देगा? कोई नहीं दे देगा। ये आपको खुद व्यवस्था करनी पड़ेगी, खुद भाग्य विधाता पढ़ना पड़ेगा। बहुत दुर्भाग्य है कि हम बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, हम 90% लोग हैं बाबू जगदेव प्रसाद के शब्दों में, लेकिन ये 90% का समाज आज सत्ता से विहीन है। क्यों सत्ता से विहीन है? इसीलिए सत्ता से विहीन है कि हम टुकड़ों टुकड़ों में राजनीति कर रहे हैं। हर जात का एक नेता होना चाहिए। जितने बिरादरी के नेता हैं वो क्या कहते हैं? अरे भाई हर जात का एक नेता हो गया, हमारी जात ऐसी है कि एक नेता को मानने को तैयार ही नहीं है। अरे भाई क्यों एक नेता मान लिया जाए? हर जात का एक नेता, हर जात की एक पार्टी। अगर हर जात का एक नेता होगा, हर जात की एक पार्टी होगी, तो शोषित समाज की कैसे एक पार्टी इस देश में विकसित हो पाएगी? ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, पढ़े लिखों को समझना पड़ेगा। और ज्यादातर लोग इसी भ्रम में चले जाते हैं, अरे फलाने जात की पार्टी बनी थी, मुख्यमंत्री बन गया, लूट लिया। फलाने जात की पार्टी बन गई, मुख्यमंत्री बन गया, उसकी पूरी जात मालामाल हो गई, वो डकैतों के गैंग बन करके लूट लिए। अब हमारे जात की भी पार्टी बननी चाहिए, हमारा भी डकैतों का गैंग बनना चाहिए, अब आगे लूट का मेरा कारवां चलेगा। अगर यही मानसिकता है हम दलित पिछड़े शोषित समाज के लोग, इस देश के कभी भी आप भाग्य विधाता नहीं बन सकते। और ऐसे रोते रहिए, वर्तमान में भी रोते रहिए, और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे रोएंगी और आप पर पूछेंगी। ये लोग लोकतंत्र नहीं समझ पाए, राजनीति समझ नहीं पाए इस देश में। भाई हम आज एक पार्टी है, उसके बारे में तमाम चीजें कहते, सुनते, लिखते, पढ़ते रहते हैं। उस पार्टी को क्या मौर्य समाज से हरा देंगे आप भाई? क्या निषाद समाज से हरा देंगे? क्या कुर्मी समाज से, क्या सम्राट अशोक सेना से हरा देंगे? भाई नहीं हरा देंगे। वो एक राजनीतिक अस्तित्व, वो एक राजनीतिक यथार्थ है, एक राजनीतिक दल है। एक राजनीतिक दल को आप राजनीतिक दल से ही हरा सकते हैं। और जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके कदकाठी की पार्टी बनाओगे तब राष्ट्रीय पार्टी को हरा पाओगे। हाथी को हराने के लिए हाथी चाहिए, हाथी को हराने के लिए 100 गधों से काम नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग गधे पैदा कर रहे हैं राजनीति, गधे पैदा करेंगे तो उसी जो गधे पैदा करने की प्रक्रिया है शोषित समाज को बंद करें। ये काम बहुत कठिन है, काम बहुत कठिन है। और हमारे दिमाग में इतना जाला मकाड़ा फैला हुआ है जातपात का, सबका बड़ा बड़ा इतिहास है। यहाँ ज्यादा मौर्य समाज के लोग हैं, उनका तो बहुत बड़ा इतिहास है भाई। बुद्ध जी है, चंद्रगुप्त जी है, अशोक जी है, ज्योतिबा फूले जी है, सावित्रीबाई फूले है, बाबू जगदेव प्रसाद है, चंद्रशेखर शहीद चंद्रशेखर कुशवाहा जी है, तमाम आपका इतिहास रहा। लेकिन मित्रों
वो राजतंत्र का इतिहास अब लोकतंत्र में दोहराया नहीं जा सकता। लेकिन आपके पुरखों ने जिस ढंग से त्याग किया है, बलिदान किया है, उस त्याग और बलिदान को अगर आप इस देश में फिर से लागू कर दोगे तो हो सकता है उत्तर भारत में आपकी जनसंख्या ज्यादा है, आप ही के नेतृत्व में पूरे देश की एक राष्ट्रीय पार्टी आपके नेतृत्व में बन जाए। और नेतृत्व माने आपका एक मानव नेतृत्व माने ये नहीं कि आप ही हरदम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहोगे, हरदम आप मुख्यमंत्री बनोगे, आप ही प्रधानमंत्री बनोगे तो बन दिए, आप चंद्रगुप्त बन गए, नहीं बन पाओगे। लेकिन आपका बड़ा इतिहास है, आपने राष्ट्र बनाया है और राष्ट्र के निर्माण मैंने कहा कि जोड़ने से होता है। जोड़ने का सबसे बड़ा काम इस देश में भगवान बुद्ध ने किया। समता का, न्याय का, मानवता का, बराबरी का, सारे एक त्याग, तपस्या और बलिदान का एक पूरी उन्होंने धारा ऐसी बहाई इस देश में कि इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में आज भगवान बुद्ध को उनकी विचारों की कद्र है। और जहाँ जहाँ उनकी विचारधारा है वो देश सब सुखमय है, बहुत समृद्ध है। वहाँ समता है, वहाँ जाति नहीं है, वर्ण नहीं है, वहाँ इस प्रकार का विभाजन नहीं है, घृणा नहीं है और विखंडन नहीं है। लेकिन आज इस देश में हम उस धारा को भूल गए। भगवान बुद्ध ने जोड़ने का काम किया, अशोक ने जोड़ने का काम किया, उन्होंने पूरे राजकोष को जन कल्याण के लिए लगा दिया। ज्योतिबा फुले ने जब इस देश में हमारा शोषित समाज अंधविश्वास में, अज्ञानता में, अशिक्षा में करा रहा था तो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला, शूद्रों के लिए खोला, लड़कियों के लिए खोला, विधवाओं के संरक्षण का कार्य किया और तमाम ऐसे उन्होंने काम किए क्रांतिकारी कि जिससे प्रेरणा लेकर के आगे इस देश के तमाम शोषित समाज के बुद्धिजीवी और राजनेता इस समाज को दिशा दी। और बाबा साहब तो गर्व से घोषित किए कि ज्योतिबा फुले हमारे गुरु हैं। वो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले तीन को अपना गुरु मानते थे। तो आप अगर ऐसे समाज के लोग हैं और ये लोकतंत्र है, ये समझना पड़ेगा, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना नहीं हो सकती, लेकिन इस लोकतंत्र में बुद्ध और अशोक की विचारधारा पर आधारित समाज, राजनीति और मानवीय संबंधों की स्थापना हो सकती है, बशर्ते आप उत्तर भारत में एक नई राजनीति की जो सम्यक पार्टी शुरुआत कर रही है, इसकी अगुवाई करने के लिए अपने को मानसिक रूप से तैयार करें। और ये सम्यक पार्टी की शुरुआत क्यों हो गई, जैसा मैंने बताया। आज मैं यहाँ सभी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के तमाम समाज के लोग बैठे हुए हैं। मैं आज से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। पूरे देश में पिछड़ों का कोई एक नेता है, एक नेता का किसी का नाम बता दीजिए जिससे दो जाति मोहब्बत करती है। कोई है नेता? क्यों भाई, कोई नेता है? दलित वर्ग में किसी एक नेता का नाम बता दीजिए जिसको दलितों की दो जातियां मोहब्बत करती या उनको छोड़कर कोई और मोहब्बत करता है। तो ये हमारे सामने आज संकट, यानी हमारा राजनीतिक पार्टी, हमारा राजनीतिक नेतृत्व आज इतना बौना है कि उसकी जात को छोड़ करके कोई दूसरी जात उसको नेता मानने को तैयार नहीं। क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि वो अपने परिवार की बात करता है, वो अपने जात की बात करता है, वो राजनीति में एक डकैतों का, लुटेरों का गैंग अपना जाति गैंग बनाना चाहता है। तो अगर यही करना चाहते हैं तो हम कभी भी इस देश के भाग्य विधाता नहीं बन पाए। इसलिए सम्यक पार्टी की जो शुरुआत हुई, इसी विचारधारा पर शुरुआत हुई। यहाँ पर बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कोई भी व्यक्ति 3 साल से अधिक किसी पद पर नहीं रहेगा, 3 साल से ज्यादा नहीं रहेगा। और अगर बहुत अच्छा हुआ तो एक कार्यकाल और मिल सकता है पूरी जिंदगी में, और 2 कार्यकाल के बाद फिर तो उस जिंदगी में अपने उस पद पर नहीं है।
और कोशिश ये की जा रही है कि विभिन्न जातियों के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष बने। अभी संकट है, अभी मंच पर ज्यादा मौर्य समाज के लोगों को देख करके अन्य लोगों में थोड़ा हो रहा था कि भाई यही तो आप भी शुरुआत कर रहे हैं, क्या किया जाए भाई। अन्य लोग जुड़ते जाएंगे तो ये प्रतिस्थापित होते जाएंगे। हमने कारवां का शुरुआत किया था और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? माननीय शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी हैं। कल कोई बिहार से दूसरे बिरादरी का होगा, परसों हमारा मध्य प्रदेश से होगा, कभी हरियाणा से होगा, कभी राजस्थान से होगा, कभी दलित वर्ग का होगा, कभी आदिवासी वर्ग का होगा, कभी मुस्लिम होगा, कभी सिख होगा, कभी ईसाई होगा, कभी जैन होगा, कभी केरल का होगा, कभी तमिलनाडु का, कभी असम का। तब जाकर के राष्ट्रीय पार्टी बनेगी और इसी राष्ट्रीय पार्टी की एक शुरुआत की गई है। बहुत कठिन काम है। कठिन काम इसलिए है कि पूरे देश में अगर देखा जाए तो ज्यादातर हर जिले में हर जात बिरादरी के 8-10 परिवार डेवलप हो जाते हैं। अगर बहुत कम हुआ तो 4-5 परिवार डेवलप होते हैं और वही परिवार हरदम MP MLA और राजनीति में बनना चाहते हैं, MP MLA और राजनीति में रहना चाहते हैं। तो उनको जिस दल में जगह मिली, जहां मिली, दल ए में चले गए, देखे सत्ता में आ रहा है दल ए में, देखे दल ए का मामला खराब हो रहा है दल बी में चले गए, दल बी का देखे मामला खराब हो रहा है दल सी में चले गए। तो चौराहे पर वो हर जात बिरादरी के 4-5 परिवार हैं जो चौराहे पर खड़े रहते हैं और ताक लगाए रहते हैं कि किधर से सत्ता आने वाली है, उधरी जो है वो लग जाते हैं। तो ऐसे में तो पार्टी खड़ा करना बहुत कठिन काम है। कठिन काम तो है, लेकिन कहीं न कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। इसीलिए इस सम्यक पार्टी की शुरुआत हुई कि यह सच्चे अर्थों में 90% कर लीजिए, 85% कर लीजिए, बहुसंख्यक समाज कर लीजिए, शोषित समाज कर लीजिए, इस देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज कह लीजिए, इनकी सच्चे अर्थों में एक लोकतांत्रिक पार्टी बनेगी। और लोकतांत्रिक का यह अर्थ हुआ कि इसमें किसी एक व्यक्ति का, किसी एक जाति का, किसी एक परिवार का, किसी एक क्षेत्र का वर्चस्व नहीं हो। मित्रों, जैसा मैंने कहा, या तो रोइए, रोते रोते महाभारत लिख डालिए, महाकाव्य लिख डालिए, खंडकाव्य लिख डालिए, या तो उस रोने का, अपने भी रोने का समाधान करिए और जो आने वाली पीढ़ी है हमारी वो न रोए, उसकी पहले से व्यवस्था करिए। इसीलिए सम्यक पार्टी का निर्माण हुआ है। आप लोग जुड़िए। कठिन काम है, मैं जानता हूँ कठिन काम है, क्योंकि कोई आदमी लीग से हटकर काम नहीं करना चाहता, खतरा भी बहुत है। धारा के साथ काम करने में मजा आता है। मजा इसलिए आता है कि जो पार्टी सत्ता में है उसके साथ जुड़ जाइए तो मजे ही मजे हैं। कुछ नहीं मजे हैं तो आपको कोई छेड़ेगा नहीं, इतने मजा है भाई। कम से कम आपको सम्मान मिल जाएगा। थाने में चले जाएंगे बढ़िया कॉलर वॉलर ठीक करके, तो दरोगा जी आपकी बात सुन लेंगे, भले आपका काम न करें। SDM साहब के यहाँ चले जाएंगे, बस इतना ही है। और बाकी हुआ तो भाई जो आदमी ये गैंग है ना, समूह बने हुए हैं, तो जो मजबूत दल है, देखे भाई कि अगर कोई पड़ोसी से मेरा झगड़ा चल रहा है तो पड़ोसी बसपा में है तो हमें सपा में घुस जाना चाहिए। अगर पड़ोसी BJP में है तो हमें सपा में जाना चाहिए। पड़ोसी सपा में है तो हमें बसपा में घुस जाना चाहिए, हमें BJP में घुस जाना चाहिए। तो तमाम लोग तमाम तरह की इस प्रकार की एक बड़े छोटे मकसद की राजनीति कर रहे हैं। मित्रों, हम चाहते हैं कि हम लोग इस देश में बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना की है। और मैं आपको बता दूं, ये वर्ण जात की तो हम लोग बेकार की गाना गाते रहते हैं। हम कई बार लिख भी चुके, लोगों को बता भी चुके कि भगवान बुद्ध के उदय से लेकर हर्षवर्धन तक, यानी 1400 साल तक इस देश में अगर पुष्य ऋतु को छोड़ दिया जाए तो कोई भी सवर्ण जात का आदमी कभी सम्राट नहीं। सम्राट हम ही लोगों के बीच से हुआ, लेकिन अब सम्राट बनने की प्रक्रिया बदल गई है। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक हो गई है और लोकतंत्र में एक व्यक्ति से, एक परिवार से, एक जाति से आप कभी भी सत्ता पर आसीन होकर अपना भाग्य निर्माण नहीं कर सकते। और मित्रों, हम लोगों को सत्ता में खुद आना पड़ेगा।
और सत्ता में आने के लिए ये पार्टी बनाई गई है। धीरे धीरे शुरुआत होगी। हम नौजवानों से आग्रह करते हैं कि इसमें जुड़िए। थोड़ा खतरनाक काम है भाई, खतरा मोल लीजिए। हम तो ज़्यादा खतरा मोल ले रहे हैं। हमारे पास तो IAS की नौकरी थी, वो भी छोड़ दिया। फिर समाजवादी में कैबिनेट मंत्री था, वो भी छोड़ दिया। और एक हमारे जितनी टीम है उसके साथ हम लोग एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। वो खेल इसलिए रहे हैं कि हमारा वर्तमान भी सुधरे, आने वाली पीढ़ी भी सुधरे। और अगर ये खतरा मोल नहीं लेंगे, आप ये खतरा मोल नहीं लेंगे, तो आने वाले समय में फिर वही मनवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद की चक्रण में हम फंस जाएंगे। हम तमाम ऐसे मनवादी दलों में अपने मंत्री को, अपने संतरी को, अपने विधायक को, अपने MP को देखकर खुश होते रहेंगे। और जब हमारा उत्पीड़न होगा तो सब ये गूंगे बहरे बने, हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। आज आप बताइए, ये EWS का आरक्षण लागू हुआ, किसी दल ने विरोध किया क्या? दलित पिछड़ों के किसी दल ने विरोध किया क्या? आज सारी कंपनियां बिक रही है, कोई विरोध कर रहा है क्या? आज हमारे पूरे यूनिवर्सिटी में देखिए, जो भी भर्तियां हो रही है, सारे मनवादी विचारधारा के लोग, सामंती लोगों की भर्ती हो रही। कोई बोल रहा है क्या? कोई नहीं बोल रहा। और बोलने की इनकी औकात भी नहीं है। और मित्रों, इसमें डरने की बात नहीं है। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी हम लोगों की संख्या है। जहां हुजूम होता है वहां बड़े बड़े तानाशाह भी कांपते हैं, और बड़े बड़े हिटलर भी हुजूम के आगे झुक जाते हैं। और बड़ी बड़ी इस ढंग से हिटलर शाही भी, नाजी शाही भी, तानाशाही भी आम जनता के सामने नतमस्तक हुई है, और आम जनता ने उनको सबक सिखाया। अगर हम समूह बना लेंगे, जिस दिन आप सम्यक पार्टी की 10,000 की एक बड़ी रैली कर लीजिए, किसी की औकात नहीं है कि हमारे एक कार्यकर्ता को छूट दे। अपने आप में पॉलिटिकल पार्टी एक पावर होती है, एक ताकत होती है। उसके लिए आपको कहीं IAS PCS या किसी मंत्री, संतरी या विधायक और MP के ताकत की जरूरत नहीं है। जनता का समूह, जनता का हुजूम, उनकी सामूहिकता अपने आप एक ताकत। उसी ताकत को पैदा करने का काम यह सम्यक पार्टी कर रही है, और सच्चे अर्थों में एक लोकतांत्रिक पार्टी बनाना चाहती है। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों के बीच कोई आशंका हो, प्रश्न हो तो स्वागत है। मैं प्रसन्नता होगी मुझे कि आप कुछ पूछें, और कुछ कोई शंका हो तो हम उस पर बात कर सकें। अन्यथा कोई बात ना हो तो मैं समझता हूँ कि आप मेरी विचारधारा से सहमत हैं, और इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आप आइए और इससे जुड़ करके इस कारवां को आगे बढ़ाइए। सच्चे अर्थों में शोषित समाज की एक लोकतांत्रिक पार्टी बनाइए, और सत्ता अपने हाथ में लीजिए, और रोइए मत, परिवर्तन करिए, भाग्य विधाता बनिए। जय हिंद, जय भारत।